नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान, तो भूपेंद्र चौधरी ने दिलाई सदस्यता। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। तो साथ ही आपको बता दें कि एसपी को छोड़कर बीजेपी का उन्होंने दामन थामा है। बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान, इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दारा सिंह चौहान को सदस्यता दिलाई है और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं दारा सिंह चौहान। हमारे मित्र, हमारे साथी, पिछड़े समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता, मैं कह सकता हूं कि समाज में जिनकी बड़ी पकड़ है, जिन्होंने लगातार समाज के लोगों के लिए काम किया है, ऐसे हमारे जुझारू साथी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार को ज्वाइन किया है। मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का परिवार, राजग का परिवार लगातार बढ़ रहा है। इसी अंतराल में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर अब तक जो यात्रा की है, सर्व समाज में पैठ बनाते हुए माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 73 सांसद भाजपा गठबंधन के जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, इन सबका गठबंधन था, तब हम 64 सांसद उत्तर प्रदेश में जीते थे। और 2024 में विश्व के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, गरीब कल्याण के लिए समर्पित, देश के उत्थान के लिए समर्पित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी देश में एक शक्तिशाली सरकार बनाने के लिए जो 73 का आंकड़ा है, उसे उत्तर प्रदेश से पार करके 80 सांसदों की एक फौज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने के लिए देने का संकल्प निश्चित तौर से सफल होगा। और दारा सिंह की भाई साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। आज मैं कह सकता हूं, जिस तरीके का कोलाहल आज पूरे प्रदेश में है, जिस तरह की हलचल पूरे पूर्वांचल में है, मैं कह सकता हूं आने वाला 24 का चुनाव माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरीके से माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की कार्यकुशलता में आज आगे बढ़ रहा है, तो जो भरोसा मुझे है, उस भरोसे की बुनियाद पर कह सकता हूं कि आने वाले 24 में हिंदुस्तान के दोबारा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पहले सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब एक तरफ जहां ओपी राजभर जो है वो एनडीए में शामिल हुए, आज दारा सिंह चौहान भी जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। आने वाले समय में पार्टी को मजबूत करने में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को लगातार झटके लगते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कई विधायक इनके साथ में हैं और इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद दारा सिंह चौहान जब दिल्ली पहुंचे और ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ के थे, अमित शाह से मुलाकात किया, उसके बाद जो अटकलें थी और तेज हो गई थी। और वहां पे जब ओम प्रकाश राजभर लखनऊ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और व्यक्तिगत रूप से अमित शाह का जब ट्वीट आया, उस समय के बाद एक राजनीतिक तक बढ़ी। और आप देखिए आज जिस तरीके से दारा सिंह चौहान ने
भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के साथ यानी उसके साथ हजारों कार्यकर्ता थे, तमाम जो नेता थे वो वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद पूर्वांचल की जो बात कर रहे थे कि पूर्वांचल में जो रेड जोन में भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा सीटें थी वो कहीं न कहीं अब सुधर चुकी है और आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था 80 सीटों का जीतने का, उस पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। और प्रकाश राजभर जी यही कहा था कि अभी धर्म सिंह सैनी भी आने हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, सैनी भी आने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। यानी कहा जा सकता है कि ओबीसी में जो धड़ कमजोर था भारतीय जनता पार्टी का, जो पूर्वांचल में जो सीटें खतरे के निशान में थी, रेड जोन में थी, वो सही करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि ओम प्रकाश के बाद अब दारा सिंह चौहान और अब फिर किसकी बारी होगी, ये लगातार संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में ओबीसी की काफी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि 2022 का चुनाव जब विधानसभा का हम देखते हैं तो विपक्ष के रूप में एक बार भारतीय समाजवादी पार्टी एक बड़े दल के में उभरकर ज्यादा सीटें जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। मुझे लगता भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि वो ओबीसी का जो एक बड़ा धड़ कहा जा सकता है, या ओबीसी का एक सबसे बड़ी जो पार्टी समाजवादी पार्टी है, उनकी जो बड़े नेता हैं उनको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लाएंगे, ताकि आने वाले 2024 का चुनाव जो है उसमें मजबूती से लड़ा जा सके और जो लक्ष्य है उसको आसानी से पाया जा सके। जी बिल्कुल अनूप, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ओपी राजभर ने तो ये भविष्यवाणी ही की थी कि कई सपा के ऐसे नेता और विधायक है जो उनके संपर्क में है और जल्द ही वो जो है सपा से इस्तीफा भी देंगे। ऐसे में उनकी भविष्यवाणी भी कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही है। क्या कोई और भी अन्य नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जो कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं? देखिए, दारा सिंह चौहान के बाद धर्म सिंह सैनी का नाम ओम प्रकाश राजभर ने लिया था कि धर्म सिंह सैनी भी फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। धर्म सिंह सैनी भी उसी माहौल में, आप समझिए कि 2022 का एक ऐसी हवा थी समाजवादी पार्टी की, जहां तमाम भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में मंत्री रहते हुए पद छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। इसमें दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य और ये धर्म सिंह सैनी, ये तमाम लोग उसमें शामिल हुए थे। एक बार फिर से, क्योंकि 2024 का जो लक्ष्य है या 2024 की जो लड़ाई है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की बढ़त या भाजपा की जो मजबूती है उसको देखते हुए जो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, वो एक बार फिर से रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 में किस तरीके से भूमिका विपक्ष की रहेगी। हालांकि विपक्ष एकजुट है। पहले 2019 में के बाद 2019 में जो विपक्ष की भूमिका थी वो बंगाल से शुरुआत हुई थी। विपक्ष को एक करने को लेकर ममता बनर्जी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, बिहार में बात करें, सभी पार्टियां एक साथ हुई थी। लेकिन इस बार जो विपक्ष की जो भूमिका है, एक माला की तरह पिरोने का काम बिहार से शुरू हुआ है। अब नीतीश कुमार चाहे बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, या फिर ममता बनर्जी, या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, ऐसी तमाम 16 पार्टियां करीब पटना की बैठक में शामिल हुई थी। अब बेंगलुरु की बैठक होने वाली है, उसमें तमाम विपक्षी दल एक बार इकट्ठा होंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए योजना बनाएंगे। और फिर कितना कारगर होता है, फिलहाल ये 2024 का चुनाव परिणाम ही तय करेगा। लेकिन एक बार फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए बेंगलुरु में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। लखनऊ को ओवरब्रिज की सौगात, तो ओवरब्रिज की सौगात देंगे। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ को 3,300 करोड़ की सौगात मिलेगी, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ को ओवरब्रिज की सौगात देंगे। तो वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ को 3,300 करोड़ की सौगात देंगे। तो इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, तो लखनऊ को 3,300 करोड़ की सौगात आज दी जाएगी। ओवरब्रिज की सौगात आज लखनऊ को मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये सौगात देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज लखनऊ को 3,300 करोड़ की सौगात मिलने जा रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है और किस तरह की तैयारियां की गई है? देखिए, करीब 475 करोड़ की परियोजनाएं हैं और इसमें सबसे ज्यादा अहम जो है सीतापुर रोड पे एक एलिवेटेड रोड बनाई गई है, उसको आज जनता को समर्पित किया जाएगा। राजनाथ सिंह पहले से ही लखनऊ में मौजूद है, लखनऊ के सांसद हैं और रक्षा मंत्री भी हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी भी आज मौजूद होंगे लखनऊ में और इन दो परियोजनाओं, जो करीब 475 करोड़ रुपए की दो परियोजनाएं हैं और 33,300 करोड़ से सिर्फ ये दो परियोजनाओं को शुरू किया गया है, इनको आज जनता को समर्पित किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है जो सीतापुर रोड पे जो एलिवेटेड रोड बनाई गई है, इसको लेकर सबसे ज्यादा जनता उत्सुक जरूर थी, क्योंकि यहाँ पर जाम की जो स्थिति थी वो लगातार बनी रहती थी। यही वजह है कि आज इसको जब जनता को समर्पित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हाईवे का जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगा और लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल तौकीर, ये भी जानना चाहेंगे किस वक्त इस कार्यक्रम की शुभारंभ होगा? देखिए, 4 बजे का समय रखा गया है। उसी एलिवेटेड रोड के पास महर्षि विद्यालय है, वहां पर ही सभी लोग आज इकट्ठा होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और आज जनता को भी आज समर्पित किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा प्रदेश कहलाता है एक्सप्रेसवे का, वो आज कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। एक्सप्रेसवे हो चाहे वो फ्लाईओवर हो, लखनऊ में ऐसे कई फ्लाईओवर्स हैं जो नितिन गडकरी के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बनाए गए हैं। यानी कि लखनऊ की जो जाम की समस्या है उसको निजात दिलाने के लिए कई ऐसे फ्लाईओवर्स हैं जिनको तैयार किया गया है। इसमें सबसे आज महत्वपूर्ण जो सीतापुर रोड का ये एलिवेटेड रोड है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सीतापुर एक ऐसा हाईवे है जहां पर ट्रकों की लंबी कतारें लगती हैं। ऐसे में जब यहाँ पर इस तरह का शिलान्यास होगा और उसके शिलान्यास के बाद आज जब लोकार्पण होगा, इसके बाद कहीं ना कहीं ये जो ट्रैफिक डाइवर्जन है ये होगा और इसके बाद जो एक नया शहर बस रहा है, यूं कह सकते हैं कि नया शहर आईएम रोड पर जो बड़ी आबादी आ चुकी है उसको राहत मिलेगी, क्योंकि आने जाने के लिए घंटों जाम का सामना करना पड़ता था। अब इस रोड के सहारे जो ट्रक हैं वो ऊपर से गुजर जाएंगे और जनता को नीचे से आने जाने की सहूलत मिलेगी। फिलहाल इस तरह की जो सड़कें हैं उनको और भी देखा जा रहा है कि कहां पर ऐसे जाम की स्थिति बनती है, उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है और आने वाले समय में कई और फ्लाईओवर्स और एलिवेटेड रोड देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर आज लखनऊ की जनता के लिए एक बेहद अहम दिन, क्योंकि लंबी समय से जो जाम की समस्या बनी हुई थी, आज उनको जनता को जो है उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज लखनऊ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ओवरब्रिज की सौगात देंगे। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, सीमा हैदर मामले की जांच कर रही यूपी एटीएस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सीमा हैदर मामले में जांच तेज कर दी गई है। सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आने की जांच की जा रही है। कराची से दुबई और नेपाल के रास्ते भारत आने की ये पूरी जांच की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि नेपाल में सचिन से सीमा हैदर ने शादी की थी। तो सीमा हैदर मामले की जांच कर रही है यूपी एटीएस की टीम। सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आने की ये पूरी जांच की जाएगी, जहां सीमा हैदर पर आईएसआई का एजेंट होने का भी शक बना हुआ है। ऐसे में सीमा की नोएडा के सचिन मीणा से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद नेपाल में सचिन से सीमा हैदर ने शादी की। तो वहीं अब सीमा हैदर मामले में यूपी एटीएस जांच में जुट गई है, क्योंकि पाकिस्तान से पहले दुबई और फिर दुबई से जो है नेपाल और नेपाल से फिर भारत वो आई। इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। पाकिस्तान से भागकर नेपाल के रास्ते भारत में अपने प्रेमी सचिन के पास ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में आकर रह रही सीमा हैदर की कहानी में नित नए मोड़ आते जा रहे हैं। सीमा तो भारत में अपने प्रेमी के घर में सुरक्षित है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू उसके चलते असुरक्षित हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान में कट्टरपंथियों और आतंकी संगठनों ने धमकी दी थी कि अगर सीमा वापस नहीं लौटी तो हिंदू मंदिरों और हिंदुओं पर घातक हमले होंगे। सीमा के वापस नहीं लौटने पर उन्होंने हमलों की शुरुआत कर भी दी और सिंध में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर रॉकेट लॉन्चर दागे गए। तो कराची में 150 साल पुराना मंदिर गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने 30 से ज्यादा हिंदुओं को बंधक भी बना लिया है। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान सिंध में डाकुओं के द्वारा
वहाँ पर मंदिरों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला करना और 30 हिंदुओं को बंधक बनाए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीमा हैदर स्वेच्छा से भारत आई हुई हैं, भारत में नारियों का सम्मान है। वस्तुतः ये जांच की विषय है कि सीमा हैदर हैं क्या, ये जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान सरकार कान खोलकर सुन लो, अगर वहां के हिंदुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता रहेगा तो हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान है, अगर उनके साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो कैसा लगेगा। भारत सरकार से अपील है कि तत्काल वहां के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए चिंता करें, नहीं तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और यहां के मुसलमानों को भी जीना दुश्वार कर देंगे। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं गंगा घाटों पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां से गंगा जल लेकर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर रहे हैं। प्रदेश भर से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर बदायूं, चित्रकूट, हमीरपुर, मथुरा, प्रतापगढ़ और रायबरेली की, जहां पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज सावन के दूसरे सोमवार के दिन जहां भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, तो वही मंदिर बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठे हैं। तो सावन महीने के दूसरे सोमवार के दिन जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, और ये 6 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें बदायूं, मथुरा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, हमीरपुर और रायबरेली की। ताज नगरी आगरा के रमाड़ा होटल में निपुण भारत कार्यक्रम के दौरान एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सौरभ चोपड़ा ने अपने फाउंडेशन के द्वारा उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा पर हो रहे कार्यों पर चर्चा की। इस आयोजन में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, इतमादुपुर विधायक धर्मपाल सिंह और फिरोजाबाद सदर विधायक मनीष असीजा भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आगरा की, जहां पर गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में बुनियादी शिक्षा पर चर्चा की गई। हम शपथ लेते हैं कि स्कूल बने एक ऐसी जगह जहां हो आनंदपूर्ण और अनुभव अधिगम, जहां बच्चे अपनी भाषा स्वच्छंदता से इस्तेमाल कर सके, स्वच्छंदता से सवाल पूछ सके, खुलकर खेल सके और जहां हर बच्चे का हो सम्मान। आओ घर को और स्कूल को बनाए एक ऐसी जगह जहां बच्चे समझ के साथ पढ़ें, उद्देश्य के साथ लिखें और संख्या ज्ञान सीखें, जो कि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार पाए और उनके जीवन भर के सीखने के कौशल का विकास हो सके। धन्यवाद। ये कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश और भारत में जो बुनियादी शिक्षा पे काम हो रहा है उस पर चर्चा था। इस कार्यक्रम में माननीय यूपी कैबिनेट की मंत्री बेबी रानी मौर्य जी, विधायक श्री मनीष असीजा जी और डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी वो आए थे, और साथ में आगरा शहर के जो जाने माने शिक्षा और समाज में जो काम करते हैं वो लोग आए थे, और हमने चर्चा की थी कि कैसे बुनियादी शिक्षा पे और जोर दिया जा सकता है और हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि भारत का हर बच्चा पूरी तरह से निपुण बन सके। जिस तरह शिक्षा बुनियादी शिक्षा को लेकर आज कार्यक्रम ये हुआ, इससे पहले भी इस तरह के कोई कार्यक्रम आपके द्वारा किए गए? हमने पहले एक लखनऊ में कार्यक्रम किया था आज से 1.5 साल पहले, यूपी है तैयार करके, जहाँ पे
लखनऊ के शहर के बहुत लोग आए थे, उत्तर प्रदेश के हर जगह से लोग आए थे और उसकी चर्चा उस टाइम भी हुई थी और ये दूसरा ऐसा कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम किया है बुनियादी शिक्षा पर, एक बहुत ही अच्छी पहल है। आजकल हमारे बच्चे जो शिक्षा मतलब बुनियादी शिक्षा से जो वंचित हो रहे हैं, जो केवल आंग्ल भाषा ही सीख रहे हैं या इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं, उनके लिए एक सबक है। वो कैसे हिंदी सीखें, अपनी मातृभाषा को कैसे सीखें, अपने बड़ों का कैसे आदर करें, ये सारी चीज़ें आज ये विषय आए हैं और मैं समझती हूँ कि ये बहुत आगे तक जाएंगे। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। हमीरपुर में सावन के दूसरे सोमवार पर हर हर महादेव के नारों से गूंजे शिवालय। सभी शिवालयों में लगा भक्तों का तांता, अपने आराध्य देव की आराधना में जुटे शिवभक्त। रायबरेली में सावन के सोमवार के दिन उमड़ी हजारों भक्तों की भारी भीड़, सुरक्षा की नजर से पुलिस भी रही मौजूद। बदायूं में बिरुआ बाड़ी मंदिर, गौरीशंकर मंदिर, दरीबा शिवालयों पर भक्तों की भीड़, बेलपत्र धतूरा गंगा जल चढ़ा रहे भक्त। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता, गोंडा में आईएसआई एजेंट हुआ जासूस गिरफ्तार। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए करता था काम। मिर्जापुर में बोलेरो और ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में करीब 20 महिला घायल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, मामले में कर रही जांच। प्रतापगढ़ में निकाह के समय दहेज को लेकर हुई मारपीट, बाराती में जमकर चले लात घुसे, पुलिस मामले की जांच करने में जुटी। आगरा में अचानक कार में लगी भीषण आग, कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, देखते ही देखते जलकर राख हुई कार। आगरा में कान्हा कॉफी कैफे में लगी भीषण आग, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। सहारनपुर में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आगरा में करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल, पेड़ के नीचे खेल रही बच्ची को अचानक से लगा करंट। बच्ची को बचाते समय 3 लोग और हुए करंट के चपेट। आगरा में होटल में हुई लूट और तोड़फोड़, सीसीटीवी में हुई कैद, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। सहारनपुर में यमुना में डूबने से युवक की मौत, दोस्तों के साथ यमुना की बाढ़ देखने गया था युवक। लखीमपुर खीरी में 3 माह पहले हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, गला दबाकर की गई थी हत्या, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संत कबीर नगर में सांसद के बारे में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग, सांसद की मौत बताकर फेसबुक पर किया था पोस्ट। गोरखपुर सांसद रवि किशन को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी जन्मदिन की बधाई। ट्वीट में लिखा, प्रभु श्री राम से आपके सुयशपूर्ण एवं आरोग्यमय जीवन की है प्रार्थना। सहारनपुर में दूसरी शादी करने बारात लेकर पहुंचे दूल्हे को बारातियों सहित थाने ले गई पुलिस। पहली शादी में नहीं हुआ था तलाक, दूसरी शादी करने जा रहा था दूल्हा। आगरा में लोगों को डराने लगा है यमुना का विकराल रूप, ताजमहल के दशहरे घाट शिव मंदिर तक पहुंचा पानी, पुलिस कर्मियों को किया तैनात। संत कबीर नगर में शुगर मिल खत्म, किसानों की जमीन पर कब्जा, मिल प्रबंधन ने अपने नाम लिखाई जमीन को प्लांटिंग कर बिक्री करने के फिराक में है। पूर्व विधायक मौके पर पहुंचे और किसानों को न्याय दिलाने की है मांग। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।